डोडो टीवी। बीए की परीक्षा शुरू होने वाली थी। रजनी पढ़ाई को सीरियसली लेती थी। उसके पेरेंट्स भी अपनी बच्ची को पूरा सपोर्ट करते थे। एग्जाम के समय रजनी ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में देती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को फोन पर बता देती थी। एक दिन अपनी सहेली कीर्ति के साथ पढ़ाई में रजनी इतना मशगूल हो गई, समय का ध्यान ही न रहा। जब घड़ी देखी तो रात के 9 बज गए थे। कीर्ति, ये क्या? मम्मी बहुत डांटेगी। ना ही फोन किया, ना ही किसी को बुलाया। हाँ यार, मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। इतनी रात को गाड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं, सड़क सुनसान रहती है। मेरे पापा तो और गुस्सा करेंगे। वह तो मुझे लाइब्रेरी में रुकने से ही मना करते हैं। चल यार, जो होगा सो होगा। पहले घर तो पहुंच जा सही सलामत। मुझे बहुत घबराहट हो रही है और डर भी लग रहा है। फिर दोनों अपने अपने बैग समेटे और जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए। दोनों के रास्ते एक दूसरे के अपोजिट थे। इतनी जल्दबाजी थी कि अपने घर वालों को बिना फोन किए तेज कदमों से घर के रास्ते पर चल दिए। जनवरी की ठंडी अंधेरी रात का सन्नाटा और रास्ता भी बिल्कुल खाली खाली। रजनी सोचती हुई कि घर में डांट पड़ेगी, उसने इधर उधर देखा। एक ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। उसके कदम घबराहट में स्प्रिंग की तरह चल रहे थे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद रजनी को लगा कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। वो आगे पीछे देखते हुए और तेज चलने लगी। अचानक वो पीछा करने वाला शख्स सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो शख्स कोई और नहीं, रजनी का बॉयफ्रेंड अनूप था। तुम इस समय मुझे ऐसे बुरी तरह से डरा रहे थे। मैं पहले से इतनी घबराई हुई हूँ और तुम मुझे मार ही डालोगे। ऐसा मजाक होता है क्या? अरे तुम तो सचमुच ही डर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। फिर अनूप के साथ होकर रजनी का डर और घबराहट कम हो गया। रिलैक्स होकर दोनों बात करते हुए साथ चलने लगे। आज तो हद ही हो गई। समय का पता ही नहीं चला। तुम नहीं मिलते तो मैं डर से घर पहुंचने के पहले ही मर जाती। मैंने तुम्हें घर से आते हुए भी देखा था और तुम्हारे लौटने का इंतजार भी कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी देर से लौटोगी भाई। मैंने जब तुम्हें इस समय देखा तो मुझे थोड़ी शरारत सूझी। कैसा लगा? अनूप, बस भी करो। ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा खैर छोड़ो, जब देर हो ही गई है तो चलो पिक्चर देखने चलते। नहीं नहीं, पहले ही डांट सुनने का काम कर चुकी हूँ, और नहीं। अरे कोई बहाना बना दो ना, जैसे कि कीर्ति के यहाँ एग्जाम की कोई खास तैयारी करने के लिए रात में पढ़ने जा रही हो, आज सुबह स्कूल के बाद सीधा घर आ जाऊंगी, ऐसा कुछ बोल दो। माँ, मैं आज कीर्ति के यहाँ आ गई हूँ। हम दोनों एक सब्जेक्ट की पढ़ाई साथ में कर लेंगे और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। माँ, जाना ही था तो पहले बता देती। मैं और पापा कितने परेशान थे। पढ़ाई ही करना है तो कोई बात नहीं, मन से पढ़ाई करना। ठीक है माँ। कहकर उसने फोन काट दिया। अनूप बहुत खुश हो गया। दोनों नाइट शो देखने जाते हैं। पिक्चर शो में खूब मस्ती करते हैं। दोनों काफी खुश थे और खाना खाकर देर रात लौटते हैं। अब हम दोनों इतनी रात को कहाँ जाएंगे? ये बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। रात गुजारनी एक समस्या हो गई है। क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे घर चलो ना, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। इस बात से रजनी को भरोसा हो गया कि अनूप उसे कुछ नहीं होने देगा। तुम्हारे घर पर कौन कौन है? हम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? अंकल आंटी पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? मम्मी और पापा हैं, बता देंगे कि तुम्हें लाइब्रेरी में देर हो गई, घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी और इसीलिए अपने घर ले आया, बस। रजनी आश्वस्त होकर अनूप के साथ उसके घर चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद अनूप का घर आ गया। अनूप मेन दरवाजा ना खुलवाकर घर के पीछे से घर में घुसता है और छुपकर तहखाने में उसे ले जाता है। ये क्या? तुम तो अपने माता पिता से मिलवाने वाले थे, अब इस तरह छुपकर?
तुम पर विश्वास करके मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोल दिया और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। अनूप को लगा कि कहीं बात ना बिगड़ जाए। बड़े प्यार से रजनी को समझाते हुए, देखो रजनी, अचानक मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा के सामने ले जाता तो वो दोनों कैसे रिएक्ट करते पता नहीं। वो गुस्सा भी कर सकते थे ना। शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो हम दोनों ही परेशान हो जाते। हम इतने अच्छे मूड में आए हैं ना। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। थोड़ी देर दोनों बात करते हैं। रजनी को नींद आने लगती है, लेकिन कबाड़ वाली जगह में वो कंफर्टेबल नहीं थी। इतनी देर में बातें भी खत्म हो गईं, लेकिन अनूप के अंदर धूर्तता मचल रही थी। रजनी को अलसाता देख उसके करीब जाकर गलत तरीके से वो छूने लगता है। अनूप, तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आए और अब यहाँ इस तरह बदतमीजी क्यों? हमारे प्यार को कलंकित कर रहे हो। तुम्हारा प्यार यही है? प्लीज मुझसे दूर रहो। सती सावित्री हो तुम। तुम्हें अपने घर ले जाता, घर वालों से मिलवाता, उन्हें क्या कहता? तुम किसी के साथ इतनी रात को पिक्चर देखती हो, किसी के घर चली जाती हो। अनूप, प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम मुझे इस तरह परेशान करोगे? तुम और विश्वास, ऐसी बातें तुम पर लागू नहीं होती। तुम जैसी लड़कियां कभी किसी के विश्वास के लायक नहीं होती। उसने और करीब जाकर उससे जबरदस्ती की। रजनी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाती और तहखाने में रखी हुई कबाड़ की छड़ें उसकी पीठ पर होती हुई छाती से बाहर निकल जाती हैं और वो शांत हो जाती है। ये क्या हो गया? अब क्या करूं? ये तो बड़ी मुसीबत बन गई। वो इधर उधर देखता है। उसे एक पुराना बैग कबाड़ में दिखता है। रजनी के खून से लथपथ शरीर को वो उसमें डालकर पैक कर देता है। बाहर निकलकर इधर उधर देखता है और बैग को खींचता हुआ दूर तक ले जाता है। दूर झाड़ियों वाले एरिया में ले जाकर एक खाई में बैग को फेंक देता है और उस खाई में सूखी झाड़ियां पत्ते डालकर ढक देता है। अपने खून लगे हाथ को भी सूखे पत्तों से पोंछकर वहां से निश्चिंत होकर वापस घर की ओर चल देता है। एक हफ्ते तक वो डर के मारे घर से ही नहीं निकलता और अगर घर वालों को पता ही नहीं चल पाया कि उनकी बेटी गई तो आखिर गई कहां, क्योंकि कीर्ति के घर तो वो गई नहीं थी। कुछ दिनों बाद शाम के वक्त वो उस जगह का मुआयना लेने जाते हैं जहां उसने वो बैग फेंका था। वहां कुछ लोग खड़े थे। सुनो ध्यान से, आवाजें आ रही है ना? नहीं, मत सुनो। जो लोग ये आवाजें सुन लेते ना, उन्हें भूतनी मार देती है। हाँ, मुझे धोखा दिया, तुम धोखेबाज हो, ये कहकर उस भूत ने 4-5 लोगों को मार दिया है। किसी ने उस बेचारी के साथ धोखा किया होगा, तभी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अनूप जैसे ही वहां पास गया, उसके कानों में जोर से आवाजें गूंजने लगी। मुझे धोखा दिया, तुम धोखेबाज हो। वो डर कर वहां से भागने लगता है। तभी उसके पास आकर एक कार रुकी और आगे का गेट खुला और एक सुंदर सी लड़की ने सीट ऑफर की। उस लड़की को देखते अनूप गाड़ी में बैठ जाता है। जान बची। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनूप ने उस लड़की की तरफ देखा। हेलो, एक गई दूसरी इससे अच्छी मिल गई। आपका नाम क्या है? कहाँ रहती हो? क्या करती हो? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज बदलने लगती है और देखते ही देखते उस लड़की के चेहरे में रजनी दिखने लगी। वो बहुत खौफनाक नजारा था। अनूप चिल्लाने लगा और गाड़ी रोकने को बोला। गाड़ी रुकी, लेकिन गेट खुला ही नहीं। अनूप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो रजनी। तुमने मुझे और मेरे विश्वास को तोड़ा है। इतना बड़ा धोखा जो तुमने मुझे दिया है और मैं तुम्हें माफ कर दूं? माफ कर भी देती, लेकिन तुम्हें यदि छोड़ भी दूंगी तो मेरे माता पिता को जो सहना पड़ रहा है और मुझे लेकर जो तुमने सब कहा, वह सब कैसे भूल जाऊं? लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं तुम्हें पता है? इतना कहकर
उस पर झपट पड़ती है और उसे मार देती है। बहुत पहले की बात है, एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का अच्छा भविष्य तलाश कर रहा था। रामकिशोर सुदूर गांव से दूर जाकर ग्रेजुएशन कर चुका था। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव वापस आया, लेकिन कोई रोजगार का जरिया ना मिला। पिताजी, मैं गांव में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाढ़ की मार खेती भी बर्बाद कर देती है। मुझे शहर जाकर जॉब ढूंढनी होगी। बात तो तुम्हारी 100% सच है। तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वैसे तुम सबके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? भारी मन से पिता ने इजाजत दे दी। रामकिशोर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों दादा दादी के लाडले थे। सो तय हुआ कि वो लोग हर छुट्टी में गांव आते जाते रहे। गांव से दूर शहर के अच्छे स्कूल में रामकिशोर को टीचर की नौकरी मिल गई। अपने माता पिता से अलग होकर रामकिशोर परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। समय का पहिया चलता रहा। हर छुट्टी में रामकिशोर अपने परिवार के साथ गांव आते और छुट्टियां खत्म करके शहर लौट जाते। अब उनका बेटा प्रखर और बेटी समता कॉलेज में पहुंच गए थे। पहले की तरह हर बार गांव जाना नहीं हो पाता था। कभी क्रैश कोर्स तो कभी ट्यूशन क्लासेस इसकी वजह बन जाते थे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। प्रखर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। बेटी ने एमबीए में एडमिशन लिया था। प्रखर को नौकरी ज्वाइन करने में 2 महीने का टाइम बाकी था। पापा, मैं ये खाली टाइम दादा दादी के साथ गांव में बिताना चाहता हूँ। मैं गांव जा रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं? तेरे दादा दादी बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल जाओ। प्रखर खुश होकर गांव पहुंच गया। दादा दादी की खुशी का ठिकाना ना था। पोता फाइनली इंजीनियर जो बन गया था। जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए रामकिशोर शहर गया था, वो सपना प्रखर ने पूरा कर दिया। दादा दादी गांव के लोगों से तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रखर दूसरे दिन तैयार होकर अपने गांव को देखने और बचपन के दिन याद करने घर से निकला। घूमता टहलता वो गांव के किनारे एक पुराने खंडर में पहुंचा। वहां अचानक जोर से हवा चलती है और उसके बगल से लड़कियां पीछे से आवाज देती है, प्रखर, प्रखर। प्रखर पीछे मुड़कर सोचता है, ये मुझे कैसे जानती है? तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? मेरा नाम स्तुति है। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त। हम साथ खेलते थे। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रखर, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी खास दोस्त हूँ। प्रखर अजीब सा महसूस करता है। वो उसे आकर्षक सी लगती है। वो मंत्र मुग्ध सा उसकी बात सुनता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर वशीकरण चलाया जा रहा हो। स्तुति, तुम्हारे माता पिता कौन है? कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रखर ऐसे उसकी बातों में उसके प्यार में खो जाता है, मानो जैसे बरसों से उसे जानता हो। वो उतनी देर में ही अपनी पूरी सुध बुध खो देता है। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। चलो, तुम्हें सब याद तो आया। शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ, पर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल इसी वक्त यहीं मिलना। इस प्रकार दोनों का प्रेम विलाप शुरू हो गया। प्रखर कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ना रहा। दूसरे दिन वो फिर उसी जगह मिलते हैं। प्रखर पहले से इंतजार कर रहा होता है और फिर स्तुति आती है। हाय प्रखर। तुमने कितनी देर कर दी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था।
अच्छा सुनो, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो मैं नाहक बदनाम हो जाऊंगी। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मेरा क्या होगा ये जरूर सोचना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ। मैं क्यों किसी से कुछ भी कहूंगा भला? अब दोनों बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे से मिलने लगे। उस लड़की को कोई ना तो जानता था ना पहचानता था। वो आते जाते किसी को नहीं दिखती थी। वो हवा की तरह प्रखर के बेडरूम तक पहुंचने लगी। प्रखर विवेकहीन की तरह उसका कठपुतली बन गया था। वो रेगुलर रात में आती और सुबह प्रखर के जागने से पहले चली जाती। उसके जाने के बाद प्रखर गुमसुम हो जाता। धीरे धीरे वो बीमार होने लग गया और उसका खाना पीना भी कम हो गया। प्रखर बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? अच्छे भले आए थे, महीना भी नहीं हुआ और तुम महीनों के मरीज लग रहे हो। खाना पानी भी छोड़ दिया। नहीं नहीं दादाजी, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन दादा दादी को बेचैनी होने लगी। वो प्रखर को डॉक्टर के पास लेकर जाते। डॉक्टर ने चेकअप किया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। कुछ टॉनिक और विटामिन दिए और वापस भेज दिया। लेकिन परेशानी ज्यों की त्यों बनी रही। मैं किसी को क्या बताऊं? स्तुति को कोई नहीं जानता। स्तुति बदनाम हो जाएगी, लेकिन मैं भी सहज नहीं हूं। प्रखर मानसिक और शारीरिक उलझन में था। दादी गांव के लोगों की सलाह पर एक दूर दराज के तांत्रिक को बुलाती है और अपने पोते की समस्या बताती है। तांत्रिक बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखते हैं। प्रखर, सच सच बता रहा, तुम कब से और कैसे उसके जंगल में फंसे? मैं तो अपने गांव घूमने निकला था। घूमते घूमते मैं पुराने खंडर में चला गया। न जाने कहां से वो आई और पीछे से उसने आवाज दिया था। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मेरी अकल पर ताला पड़ गया था। सच में प्रखर भी स्तुति से छुटकारा ही चाहता था। वो भी परेशानी महसूस कर रहा था। तांत्रिक प्रखर की दादी को 2 दिन बाद का समय देता है और कुछ सामान मंगवाने को कहकर चला जाता है। अब वो भूत जो स्तुति बनकर आई थी, प्रखर को पूरी तरह बीमार बना देती है और उससे कहती है, तुमने मेरे बारे में बताकर बहुत गलत किया। अब तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? बेड पर लेटा हुआ प्रखर ऐसे ही 2 दिन तड़पता रहा कि तांत्रिक के आने से उस भूतनी को बहुत गुस्सा आ गया था। 2 दिन बाद तांत्रिक ने हवन कुंड बनाया, भूतनी को बुलाकर मुक्त करने की तैयारी शुरू की। कौन हो और क्यों इस प्रकार प्रखर की जान लेना चाहती हो? हवस के लिए किसी निर्दोष की जान? छी, मनहूस! पता क्या चाहिए? बच्चे की जान बख्श दे। जो चाहिए दे देंगे, वो ले ले। गांव को छोड़ के चली जा। स्तुति तेज हवा के साथ आती हुई बैठे हुए लोगों को महसूस होती है। मुझे प्रखर ही चाहिए। तांत्रिक, तू वापस जा, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चै। देख ले, अब मैं जान से जाता हूँ या तू? अब ऐसा लगता है जैसे उस जगह भूचाल सा चलता है। खूब तेज हवा चलती है और पूजा के सामान को उठाकर फेंक देती है, जैसे प्रलय आ गया। बाढ़ बंद होने और खुलने लगते हैं। सब तरफ खौफ ही खौफ। तांत्रिक को भी झंझोरती और पटकती है। प्रखर को तो पटक पटक कर पहले ही बेसुध कर दिया है। शैतान, दुष्टा, चुड़ैल, तू ऐसे नहीं मानेगी।
और जोर जोर से चिल्लाते हुए मंत्र बोलकर एक जोरदार आहुति हवन में फेंकता है। लोगों को दूर हटने का इशारा करता है। सारे लोग बहुत डर जाते हैं। तांत्रिक भी संभल कर फिर से मंत्र लगातार बोलता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। थोड़ी देर यही सब चलता रहता है। देखते ही देखते स्थिति तड़पने लगती है। बस मैं प्रखर को छोड़ दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? कहां से आई और निर्दोषों को फंसाया करती हो? पहले भी तुमने 2 लड़कों को प्रेम जाल में फंसाया है और मार डाला। लोग समझ भी नहीं पाए। मैं इतनी आसानी से छोड़ दूं? मुझे माफ कर दो। मैं एक तवायफ थी, इज्जत से घर बसाने की और इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। बहुत पहले इसी गांव का ठाकुर मुझे शादी करने का वादा करके लाया था। मैं उसके साथ आ गई। उसके घर वालों ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं उस ठाकुर से लड़ने लगी तो उसने मुझे मारकर गांव से दूर दफना दिया। बात बहुत पुरानी है और तुम कितनों को बर्बाद करोगी? तुम सीधे सीधे होनहार बच्चों को छोड़ दो। मुझे मुक्ति दे दो, मुझे माफ कर दो। मैं प्रखर को भी छोड़ दूंगी और अब किसी का कोई नुकसान नहीं करूंगी। फिर तेज हवा के साथ हवन कुंड में घूमता हुआ कुछ गिर जाता है। तेज लपटें उठती हैं और बड़ी दुर्गंध आती है। अब गई भूतनी, अब प्रखर सुखी हो जाएगा। आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है, जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया। उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर 4 दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं, प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ। लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में। मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेले ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा, पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई
अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धीरज, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी, आपने सही कहा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूं। अच्छा, क्या अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूँ? हाँ, आप देख सकते हैं। वहां कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी, आप है कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है। मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले। वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी, क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भाग गया। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भाग गया। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था। वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था। वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई। कहां है तू? सामने आ। तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा, यहां ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा अविनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा, वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश, जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज गूंज गई। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा?
क्या बिगाड़ा है? याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। ये सब अनजाने में हो गया। बहुत कोहरा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ, मैंने कार से उतरकर बहुत ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करना ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी, लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था। ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाए विजय, ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाए विजय। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा गुस्से में आ गई और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। ये देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। तांत्रिक, तूने ठीक नहीं किया। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्मा मुझे मार देगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो। इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो वो ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई, वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी।